गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंस का पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अनेक पदार्थों से करता है। वे पदार्थ प्रकृति से भी प्राप्त हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक संपदा होते हैं, और वैसे पदार्थ जो मनुष्य स्वयं बनाता है उसे मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कि वायु, जल, स्थल, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, और जो टेबल, कुर्सी ये सारे पदार्थ जो होते हैं मनुष्य इसे स्वयं बनाता है तो ये मानव निर्मित पदार्थ होते हैं। यानी कि मनुष्य जो होता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी पदार्थों के द्वारा ही करता है। तो वे पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर वो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं वे प्राकृतिक संपदा होती है। तो प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक सुलभता के आधार पर प्राकृतिक संपदा को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः उत्पन्न होकर पुनः नवीकृत या भरा पूरा हो जाते हैं वो नवीकरणीय संपदा कहलाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संपदा के समाप्त होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि वे प्रकृति द्वारा अनवरत रूप से नवीकृत होते हैं। यानी कि नवीकरणीय संपदा ये प्राकृतिक संपदा के ही रूप हैं। तो नवीकरणीय संपदा वैसे होते हैं जिन्हें उसका इस्तेमाल करने से वो फिर मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि जल, वायु, सौर ऊर्जा, ठीक है, वन, जानवर इत्यादि ये नवीकरणीय संपदा। दूसरा होता है अनवीकरणीय संपदा। वैसे संपदा अगर जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो पूर्णतः शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वो हमारे अनवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय पदार्थ होते हैं। वे संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संपदा कहते हैं। अब हम थोड़े जीवाश्म ईंधन के बारे में जानेंगे। वैसे प्राकृतिक संपदा जो जमीन के अंदर यानी धरती के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और जीवाश्म ईंधन को बनाने में काफ़ी समय लगता है, अरबों साल लग जाते हैं, क्योंकि जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, ज्वालामुखी का ये होना, विस्फोट होना, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारणवश जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे किसी कारणवश वो धीरे धीरे धरती के अंदर जब दब जाते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की परत बैठती जाती है और वे पदार्थ जो है वो नीचे दबते जाते हैं, जिसके पश्चात जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो इन्हीं जीवाश्म ईंधन में हमारा कोयला और पेट्रोलियम है। इस अध्याय में हमें मेनली कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ही जानना है। तो हमने अब तक ये जाना कि प्राकृतिक संपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा के प्रकार और नवीकरणीय संपदा, अनवीकरणीय संपदा होता है। फिर हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में जाना। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो धरती के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, तो इन्हीं जीवाश्म ईंधन से भी हमारा कोयला है। अब हम कोयला के बारे में जानेंगे कि कोयला जो होता है इसके बारे में तो आपने जाना ही होगा कि कोयला जो होता है वो काला और पत्थर जैसा होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें अल्प मात्रा में गंधक और नाइट्रोजन के यौगिक भी मिश्रित रहते हैं। अब है भारत में कोयला की प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ है। तो हम जानते हैं कि कोयला जो है वो पृथ्वी के अंदर से होता है, इसीलिए पृथ्वी तल के नीचे खानों से निकाला जाता है। भारत में झारखंड में राज्य के धनबाद जिले में, झरिया और बोकारो में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले की बड़ी बड़ी खानें हैं। यह उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। यह हमारे देश की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कोयला का प्रमुख भारत में कोयला का प्राप्ति स्थान क्या ये जाने। अब हम जानेंगे कोयले की निर्माण किस प्रकार हुई। तो कोयले की निर्माण की जो कहानी है वो आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले की आरंभ होती है। उस समय निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में घने जंगल हुआ करते थे, तो कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैसे कि बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण जंगल के पेड़ पौधे जो भी थे वो मिट्टी के अंदर दब गए। यानी कि जंगल में जितने भी घने जंगल थे और जितने भी पेड़ पौधे थे
तो वो कभी प्राकृतिक आपदा जैसे कि ज्वालामुखी का ये होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, तो किसी भी कारणवश जो भी वो पेड़ पौधे थे वो मिट्टी के अंदर दब गए। ठीक है, इसके ऊपर और अधिक मिट्टी, वायु, जल जैसे ये बालू जल जो भी है वो धीरे धीरे उस पर क्या होते गए, बैठते गए। उनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल जो है वो धीरे धीरे बैठते गए, जिस कारण ये जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जमीन के अंदर धंसते चले गए और कालांतर में ये काफी अंदर मतलब अत्यधिक गहराई के कारण ये क्या हो गए, ऑक्सीजन से वंचित हो गए। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो पेड़ पौधों की कोयले में परिवर्तन की मंद प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो चूंकि कोयला जो है मुख्य कार्बन का रूप रहता है, पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से निर्मित होने के कारण कोयला भी जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, तो कोयलों को वायु में जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन को जो ऑक्सीजन के संपर्क में जब इसे जलाया जाता है तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब हम कोयले का उपयोग जानेंगे कि कोयले का इस्तेमाल जो है वो कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो कोयले का व्यापक उपयोग खाना पकाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। आरंभ से ही इसका उपयोग रेल इंजन में भाप उत्पन्न कर उसे चलाने में किया जाता था। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोल गैस के उत्पादन में कोयले का उपयोग होता है। अब एक कोयला से प्राप्त पदार्थ, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक परत नली में कोयले का चूर्ण रख देते हैं। ये एक परत नली है और इसमें हम एक कोयले का चूर्ण रख देते हैं और उसके बाद से हम इसे इस चित्र के अनुसार सजा लेते हैं। इसके पश्चात कोयले के चूर्ण को धीरे धीरे जब हम इसे गर्म करते हैं तो बंद परत नली में कोयला चूर्ण जो है वो गर्म होकर, गर्म करने पर इसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, रंग इसका बदल जाता है। तथा दूसरी परत नली में, ये पहली परत नली है जिसमें कोयला का चूर्ण है और ये दूसरी परत नली है, इसमें क्या है, इस दूसरी परत नली में भूरे काले रंग का तरल पदार्थ जो होता है वो जमा होने लगता है और जो खुली निकास नली जो होती है उसके ऊपर जैसे माचिस की तीली हम ले जाते हैं वो जल उठता है। ठीक है, एक परत नली ये है, कोयले की चूर्ण है और फिर दूसरी परत नली में एक काले भूरे रंग का पदार्थ इसमें जमा हो जाता है और फिर इसी परत नली के पास जब माचिस की तीली ले जाते हैं तो माचिस जो है वो जल उठती है। ठीक है, अगर कोयले के जो बंद परत नली को गर्म करने पर उसे भंजक जो स्रवण होता है उससे निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोक, अलकतरा और कोल गैस। ये आपका जो भूरे काले रंग का जो ये पदार्थ है वो अलकतरा है और ये कोयला चूर्ण को जब गर्म करते हैं और जैसे यहाँ से जो गैस निकलती है और यहाँ पे जैसे ही हम माचिस की तीली लाते हैं, माचिस की तीली जल उठती है, ये कोल गैस होता है। ठीक है, तो कोयला से जो कोयला चूर्ण को गर्म करने पे हमें निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोक, अलकतरा और कोल गैस। ठीक है, तो यानी कि कोयले को जब हम गर्म करके, कोयले के चूर्ण को जब हम गर्म करते हैं तो भंजक स्रवण से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कोक है, अलकतरा है और कोल गैस है। ठीक है, अब हम कोक के बारे में जानेंगे। कोक जो होता है वो पत्थर कोयले के वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से अर्थात बंद रिटॉर्ट में पत्थर कोयले के भंजक स्रवण से अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यह एक कड़ा और सांद्र एक काला पदार्थ है। यह कार्बन का एक लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जिसमें 85 से 90% जो होते हैं कार्बन विद्यमान होते हैं और ये बिना धुआं दिए हुए जलता है, अतः ये एक अच्छा ईंधन के रूप में होता है। लेकिन ईंधन के रूप में इसका व्यापक उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह महंगा होता है। कोक के मुख्य रूप घरों में, कारखानों में जलावन के रूप में करते हैं, धमन भट्टी में लौह अयस्क के लोहे से अपचयित में करते हैं और भाप अंगार गैस बनाने में एवं प्रोड्यूसर गैस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं कोक का। कोक जो होता है वो रूप में कार्बन एवं काफी महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन होता है। कोक के उपयोग का दूसरा महत्वपूर्ण जो फायदा है यह है कि यह धुआं रहित ज्वाला उत्पन्न होता है। इस कारण ही जिसे इसका ज्यादा इसलिए लोग
यूज नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। दूसरा है हमारा अलकतरा, ठीक है। तो अलकतरा जो होता है वो काले रंग का एक द्रव होता है जो कोयले के भंजक स्रोत से प्राप्त होता है और ये उसके पेंदी में जमा हो जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। ये अनेक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। इसकी जो होती है गंध जो होती है वो अप्रिय होती है। तो इससे जो होता है अलकतरा से बेंजीन, टाइलीन, फिनॉल, ठीक है, एनिलीन, नेप्थलीन आदि इससे प्राप्त इसके जो रासायनिक यौगिक से इसको पृथक किया जाता है। प्रभाजी श्रवण द्वारा अलकतरा के कई रासायनिक यौगिक को पृथक किया जाता है। उनके यौगिक कौन कौन है? बेंजीन, टाइलीन, फिनॉल, एनिलीन, नेप्थलीन आदि। अलकतरा से प्राप्त उत्पादों का उपयोग जो है औषधि के निर्माण में होता है, संश्लेषित रंजक बनाने में, रंग और पेंट बनाने में, विस्फोटक इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन दिनों जो है सड़क पक्कीकरण में अलकतरा के बदले पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का भी उपयोग किया जाता है। अब है ये कोल गैस, ठीक है। तो कोयला से कोक प्राप्त करने के दौरान कोल गैस प्राप्त होता है। कोयला से जब कोक गैस हम कोक प्राप्त करते हैं उसी दौरान कोल गैस प्राप्त होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। इसकी 3 अवैध गैसें जो होती है वो ज्वलनशील होती है तथा इनके जलने पे काफी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए कोल गैस जो होता है वो अति उत्तम ईंधन माना जाता है। कोल गैस का उपयोग जो है पहले घरों, शहरों और कल कारखानों में रोशनी करने में होता है। सर्वप्रथम जो है इसका उपयोग जो है 1910 में लंदन में और आसपास 1920 में न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर उसके बाद 1950 में मुंबई में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो कोयला संसाधन संयंत्रों के निकट स्थित उद्योगों में ईंधन के रूप में कई धातुकर्मी उपचारों में अपचायक के रूप में कोल गैस का भी उपयोग किया जाता है। ये तो था कोयले के भंजक स्रोत से प्राप्त जो भी पदार्थ है, ठीक है। अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे।